हमारे घर में अगर अभी भी किसी लड़की को अगर पीरियड आए होते हैं तो हम ये कहते हैं कि वी डोंट से इट अलाउड कि आई एम ऑन माई पीरियड, वी से कि अरे पेट में दर्द हो रहा है, अरे मुझे परेशान मत करो, वी नेवर से इट क्लियरली। इस वक्त इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, मतलब आप क्या बूढ़े बूढ़े लोग नहीं बच पा रहे, कोई नहीं बच पा रहा सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन से। मेरी मम्मी ऐसे रील चलाती रहती है, उन्हें पता नहीं चल रहा वो देख क्या रही हैं, बस देख रही हैं। वो जो बच्चा अभी चाहे 11th में हो चाहे 12th में हो, वो कौन से ऐसे बड़े चैलेंजेस है जो फेस कर रहा होता है जब वो अपनी नीट की प्रिपरेशन में होता है? सेल्फ स्टडी कितना बच्चा कर रहा है? सेल्फ स्टडी वो बच्चा कर रहा है जिसके पास ऑप्शन ही नहीं है। नहीं तो हर पेरेंट चाह रहा है कि भैया मेरे बच्चे को अच्छे से अच्छी कोचिंग मिले, मेरे बच्चे को अच्छे से अच्छे टीचर मिले, हर कोई ले रहा है। एक बार एक बच्चे का मुझे फ़ोन आया, कह रहा है मैम आप ना क्लास ना रीशेड्यूल किया करो। तो वो बच्चा कह रहा है मैम मेरे गाँव में इंटरनेट नहीं आता, मेरे चाचा रहते हैं साथ वाले गाँव में, तो मैं आपकी क्लास से पहले चाचा के घर जाके बैठती हूँ एंड फिर वहाँ पे मेरा इंटरनेट चलता है, फिर मैं आपकी क्लास लेती हूँ। तो क्या होता है कि मैं पहले ही पहुँच जाती हूँ। तो अगर आप उसी इमीडिएट रीशेड्यूलिंग करते हो तो फिर मेरे को बहुत दिक्कत हो जाती है। देन आई रियलाइज्ड कि मतलब कितना बड़ा इम्पैक्ट है एक ऑनलाइन टीचर के एक एक्शन का कितने सारे बच्चों पे। हाय गाइस, वेलकम बैक, दिस साइड संजीव पांडे। आप देख रहे हो एड्यूहैप और यहाँ पर लेट्स टॉक की सीरीज में आज जो बात होगी वो होगी नीट की, बायोलॉजी की। और जो हमारे गेस्ट हैं, ठीक है, वो मतलब मैं क्या बताऊं कि ऑनलाइन में बायोलॉजी में उन्होंने जो धमाल मचाया हुआ है, ठीक है, और वो धमाल वो आज से नहीं, मतलब मेरे ख्याल से मोर देन 5 ईयर्स से वो ऑनलाइन के अंदर हैं। और उनकी बायोलॉजी पढ़ने के बाद बच्चा जो है ना, वो अपने आप में उसको लगता है कि एनसीईआरटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, और बहुत प्यार से उनको जो है बायो फेरी कहा जाता है। तो यस, आप सही पहचान रहे हो, ठीक है, उनका नाम है रितु मैम। तो स्वागत है मैम आपका एड्यूहैप पर। और यस हेलो, हाय सर, थैंक यू सो मच इतना ज़ोरदार स्टार्टिंग करने के लिए। आई होप आपने भी मेरा कोई लेक्चर देखा हो सर। हैव यू सीन एनी ऑफ माय लेक्चर्स? मतलब मैं एकदम मैंने जो है आपके एक लेक्चर देखा, मुझे अच्छा लगा तो मैंने और लेक्चर्स देखे हैं मैंने। ओह दैट्स सो नाइस। हाँ जी सर। जी, तो अभी आज जो डिस्कशन है, आज की जो बातें होंगी वो ऑफ कोर्स बायोलॉजी के अराउंड में होंगी, और ज़्यादा स्पेसिफिक जो है हम नीट के बारे में हम बात कर रहे होंगे मैम। और तो नीट में जो भी बच्चा दे रहा है, एग्ज़ाम दे रहा है, आई थिंक 20 लाख बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, जो कि ऑलमोस्ट बहुत सारी कंट्रीज़ का जो पॉपुलेशन होता है उससे ज़्यादा बच्चा हमारे यहाँ नीट का एग्ज़ाम दे रहा होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो उन बच्चों के जो चैलेंजेस होते हैं उसकी बात कर रहे होंगे। और ख़ासकर हमारी जो जनता है वो स्कूल लेवल की जनता है जो 9th और 10th में पढ़ रही होती है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर हम बातें कर रहे होंगे कि भाई बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है कि भाई कैसे इसके अंदर एंट्री किया जाए, क्या क्या इसके अंदर प्रोसेस होते हैं। तो वो सारी बातें जो है मैम हम यहाँ पर कर रहे होंगे, ठीक है? हाँ जी। तो शुरू करते हैं। हाँ जी सर। हाँ जी जी। तो सबसे पहले तो मैम यही मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो जर्नी है वो शॉर्ट में कि कैसे, मतलब क्योंकि ना मैंने आपका जब लेक्चर देखा, ठीक है, और मतलब एक्चुअली ना मुझे बायोलॉजी जो है हम भी 9th-10th तक तो पढ़ा लेते हैं, पर जितने आराम से और जितनी क्लैरिटी से आप बोलते हो और पढ़ा रहे होते हो ना, मेरे को सच में मतलब पर्सनली एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। तो यस मैम, तो वो जर्नी के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में अगर बता पाएं आप। पहले तो सर मैं आपको थोड़ा सा ये बताती हूँ कि मैं इतना पेशेंटली और आराम से कैसे पढ़ा पाती हूँ। जब मैं स्टूडेंट थी तो मैंने इस चीज़ में बहुत सफ़र किया है कि जो टीचर्स बोल रहे हैं वो मुझ तक नहीं कन्वे हो पा रहा है। ऑफ कोर्स मेरे कुछ बहुत अच्छे टीचर्स भी रहे हैं, लेकिन कुछ टीचर्स कुछ सब्जेक्ट्स के ऐसे भी रहे हैं जो मुझ तक रीच नहीं कर पाए। एक बच्चा जैसे सोचता है, एक बच्चा उसके दिमाग का जो लेवल होता है, तो वो बच्चा आप तक नहीं रीच कर पाएगा। बच्चा वही है, आपको बच्चे तक रीच करना होगा। आपको उसकी जो लेयर्स हैं हटा के, उसकी इनसिक्योरिटी की लेयर की मुझे समझ में नहीं आएगा, पता नहीं क्या होएगा, या उसका मेंटल मेकअप, उसको थोड़ा सा ऐसे करके थोड़ा सा रिलैक्स करके आपको बच्चे तक पहुंचना है। आपको उसको बताना है कि कुछ मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, और अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगी, जैसे हमें किसी मूवी में समझ में आती है। जैसे हम कोई मूवी देखते, कभी ऐसा नहीं होता ना कि मुझे मूवी की स्टोरी नहीं समझ में आई जब तक वो मूवी इंसेप्शन जैसी मूवी ना हो।
सब कुछ हमें समझ में आता है, क्लैरिटी, हमें गाने याद हो जाते हैं, हमें डायलॉग याद हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे सर बायोलॉजी है, या आई थिंक कोई भी सब्जेक्ट है। बायोलॉजी इसलिए मैं बोलती हूँ क्योंकि मुझे बायोलॉजी का पता है कि अच्छा मैं ऐसे हो सकता है, दूसरे सब्जेक्ट्स का मुझे पता नहीं है कि वो कैसे हो सकता है, बट बिल्कुल वही है, आपको इंसान तक पहुंचना है और उसको बड़े प्यार से उसको उसके डाउट्स को साफ करते हो, उसकी परेशानियों को हटाते हो, बड़े सिंपल लैंग्वेज में उसको समझाना है। एंड जब मैं बड़ी हुई, जब मैं टीचर बनी, तो तब मैंने कुछ टीचर्स के ऐसे लेक्चर्स देखे यूट्यूब पे who were very clear and I was so impressed कि अच्छा ऐसे पढ़ाया जाता है। क्योंकि जब मैं इवन अभी भी मैं एज अ स्टूडेंट देखती रहती हूँ, लेक्चर्स देखती रहती हूँ, क्योंकि सीखेंगे नहीं तो मज़ा नहीं आता ना, लगातार सीख के काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। सो एक टीचर हैं डॉक्टर नजीब करके, हालांकि वो यूजी के लिए नहीं पढ़ाते, वो पीजी के लिए पढ़ाते हैं, तो उनके मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के लेक्चर्स लगाती हूँ, पहले भी लगाती थी, अभी भी, बस सिर्फ ये देखने के लिए कि वो टीच कैसे करते हैं, मैं उनके लेक्चर्स लगा लेती हूँ। एंड ही इज़ लवली, ऐसे इतने प्यार से पढ़ाएंगे, आपको सब याद हो जाएगा ऐसे। तो मैम मैं बताना चाहूँगा कि मैंने नहीं देखा है डॉक्टर नजीब सर का लेक्चर, हाँ, पर मैं आपको देख के समझ सकता हूँ कि भाई क्या अंदाज से उनका जो उनका पढ़ाने का तरीका होगा। हाँ सर, हाँ, वो बिल्कुल गुरु की तरह है सर, कि मतलब उनको कॉपी कर करके हम लोगों ने सीखा है। बहुत बढ़िया। हाँ जी सर। तो सो ऑनलाइन, मतलब जहाँ तक मैंने आपसे जब हम बात कर रहे थे अभी, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपकी जर्नी जो है मेजॉरिटी आपकी ऑनलाइन वाली रही है। मतलब नॉर्मली क्या होते हैं, जो हार्डकोर टीचर्स यूट्यूब पर आए हैं वो ऑफलाइन बहुत ज़्यादा होता है उनका, उसके बाद वो ऑनलाइन, जैसे मेरा पर्सनली ऐसे ही है। तो आपके केस में मतलब आपने ज़्यादा ऑनलाइन का एक्सपीरियंस लिया है। आई थिंक ये भी एक कारण है जिस वजह से आप इतनी क्लैरिटी से उस कैमरा को पढ़ा रहे होते हो, ठीक है, जहाँ पर बच्चे नहीं दिख रहे हैं, तो वो बहुत ही काबिल तारीफ है। सर उसका रीज़न एक्चुअली कुछ और है। उसका रीज़न ये नहीं है कि मैंने ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ाया है इसीलिए मैं कैमरा के साथ कंफर्टेबल हूँ। इसका रीज़न ये है कि मैंने कैमरा के साथ इससे पहले भी बहुत काम किया है। आई वॉज अ थिएटर आर्टिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। वहाँ पे कैमरा से मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा, आप कंटिन्यू करिएगा। मैं एक्चुअली आज जो है ना, मैं थोड़े से शॉर्ट वीडियोस भी मैं आपके देख रहा था जस्ट सेशन से पहले, तो मुझे ना एक बहुत ही प्यारी वीडियो मिली है। मैं चाहूंगा कि एडिटर साहब इसको जरूर प्ले करें यहाँ पर। अरे क्यों रो रहे हो? क्या बताऊं भैया, मेरा तो नाम ही क्राइसोफाइटा है। इतना काम कराते हैं मुझसे, इतना काम कराते हैं, इतना फोटोसिंथेसिस मैं अकेली करती हूँ। मेरा नाम चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन है। इतना ये ग्लूकोज मुझसे अकेले से प्रोड्यूस करा लेते हैं। ऊपर से मुझे इस सिलिकॉन की 4 दीवारी में बंद करके रख दिया है। अब तो मेरी आत्मा को सिर्फ एक ही बात से शांति मिल सकती है कि मेरा नाम इतिहास के और एनसीईआरटी के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए। जिस अंदाज में आपने किया ना, मेरे को लग रहा था कि मैं आपसे ये सवाल ऐड करूंगा जिसमें मैं पूछूंगा कि भाई ये एक्टिंग कहाँ से आई, और आपने यहाँ पर बोल दिया, रिवील कर दिया। तो जरा सा बताइए उसके बारे में। हाँ सर, मैं आई वॉज थिएटर आर्टिस्ट इन चंडीगढ़ एंड मैंने ऐसे बहुत बेसिक से थिएटर में काम किया है, जैसे कि स्पीच पे काम करना या बॉडी लैंग्वेज पे काम करना, मतलब कुछ भी नहीं आता होता तब से काम किया है। और मैंने नुक्कड़ नाटक बहुत किए हैं, स्टेज से ज़्यादा, किसी भी स्टेज से ज़्यादा मैंने गली मोहल्लों में नाटक किए हैं। आप सोचो ऐसे 200 लोग आपके अराउंड इकट्ठे हुए, आप वहाँ तालियां बजा रहे हो और आप अपने डायलॉग बोल रहे हो और आप वो चीज़ कर रहे हो, तो समझ रहे हो इतना बंदा खुल जाता है उस चीज़ से। तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा रोल रहा है। और उससे पहले रोल रहा है, जब से मैं छोटी थी मैं स्पीच कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेती थी। मेरे फादर को बड़ा इंटरेस्ट होता था इस चीज़ में कि मेरी बेटी ऑलराउंडर बने, तो वो मेरी स्पीच लिखते थे, क्योंकि इतना तो मेरे पास नहीं कॉन्सेप्ट थे कि मैं अपनी स्पीचेस खुद लिख लूँगी, वो लिखते थे, बट मैं बोलती बहुत अच्छी तरीके से थी। तो वहाँ से हो गई मेरी प्रैक्टिस, देन थिएटर से हो गई, देन मतलब कैमरा के साथ मतलब मेरा सर बहुत पुराना रिश्ता है। मैंने मॉडलिंग की है कुछ टाइम, फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, जब तक मैं उससे बोर नहीं हो गई। वहाँ से मैंने ब्यूटी पेजेंट्स में पार्ट लिया है, वहाँ से। सो ये उस सब का मिश्रण है सर, जो अभी आप स्टडी एजुकेशन फील्ड में आप देख रहे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, ये तो है कि हमेशा हमारे लाइफ के डॉट्स जो हैं वो बहुत काम आते हैं। मतलब ऑफ कोर्स ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, पर वो जो तरीका है, इंटरेक्शन करने का वे है, वो बहुत हेल्प कर रहा है, जो हम देख पा रहे हैं। बेसिक्स सर वही हैं, बेसिक्स वही हैं कि
आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो। अब वो प्रेजेंट कैसे आप कर पा रहे किसी भी चीज में कर रहे हो, आप कोई चीज टीच कर बिल्कुल। रहे हो, आप डांस कर रहे हो, आप किसी बात के बारे में वैसे स्पीच दे रहे हो, एनीथिंग। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो एक्चुअली मैं टॉपिक के ऊपर आ रहा हूँ, पर मुझे लग रहा है कि एक सवाल यहाँ पर और ऐड करूँ कि मैम कुछ ऐसा कोई या तो वो लाइफ ऑफ डाइटम, अगर आपको याद हो, आई थिंक आई डोंट नो कितना पहले का बना हुआ हाँ, है, हाँ। तो उसका थोड़ा सा अगर हो जाए, या फिर कोई और चीज़ जो आपने रिसेंटली बनाई हो। अच्छा, आप चाह रहे हैं वो डाइटम वाली चीज मैं दोबारा से बोल के वो करूँ? हाँ, कर जी, सकते हैं, जी, जी, कर जी। सकते हैं, मैं सोच सकती हूँ थोड़ा सा क्या था उसमें। हाँ। मेरा नाम डाइटम है। बहुत काम कराते हैं मुझसे, बहुत काम कराते हैं। मुझे चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन का नाम दे दिया गया है। इतना फोटोसिंथेसिस मैं अकेले कर लेती हूँ, और अब मुझे इस सिलिका की चार दीवारी में बंद कर दिया गया है। कितना ही याद है मुझे। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। ये ज़रूर, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से बच्चों को जाएगा। पता नहीं सब मतलब देखा होगा बच्चों ने, हाँ जी। पर ये चीज़ डेफिनेटली बच्चों को पसंद आएगी। हाँ जी। जो स्किट्स हैं इनका एक बहुत जेन्युइन पर्पस है। जो मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी में, क्या है कि लर्निंग बहुत ज़्यादा है, लर्निंग बहुत ज़्यादा है। और अभी तो जो बायोलॉजी का जो पैटर्न चल रहा है वो टोटली ऐसे एनसीईआरटी में से चल रहा है, और आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए। क्योंकि अब क्या एक पैटर्न चल रहा है, स्टेटमेंट 1-2 का पैटर्न चल रहा है कि वो कोई भी स्टेटमेंट उठा के बोल देते हैं, बताओ ट्रू है या फॉल्स। 2 स्टेटमेंट्स उठा के बोल देते हैं, अच्छा स्टेटमेंट 1 ट्रू है या स्टेटमेंट 2 ट्रू है, या दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है, इस तरीके का पैटर्न। तो आप समझ रहे हो, 2 बुक्स 38 चैप्टर्स आपको कंप्लीटली याद करने, ना सिर्फ डेटा याद करना है, आपको हर चीज़ याद करनी है, आपको लाइन टू लाइन याद करनी है। तो आप कैसे याद करोगे? तो ये मेरी टेक्निक है बच्चों के साथ कि हम बहुत सारी चीज़ों की स्टोरियाँ बना देते हैं, ऐसी स्टोरीज बना देते हैं कि बच्चे को मतलब हंसी आ जाएगी सोच के। और उस टाइम, और बच्चे मुझे कहते हैं जब वो एग्जाम देते हैं तो कहते हैं मैम आपकी वो बात मुझे याद आ रही थी एग्जाम में, मेरे कानों में, मेरे दिमाग में वो वाली बात चल रही थी, वो स्किट चल रही थी, वो ड्रामा चल रहा था जो हमने क्लास में इनैक्ट किया था या हमने खुद से प्लान किया था उस तरीके से। तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी है बायोलॉजी में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ इसमें। और एक्चुअली जो सवाल है हमारा मैम, पहला सवाल लगभग उसी के अराउंड में है कि मतलब ऐसे कई बच्चे हैं, मतलब मैं थोड़ा स्पेसिफिक अभी फिलहाल जो है मैं 9th-10th के हिसाब से पहले बात कर लूँ, ठीक है, कि ऐसे बच्चे हैं जिनको बायोलॉजी जो है वो डिफिकल्ट लग रही होती है कंपेयर टू मैथ, कंपेयर टू केमिस्ट्री, कंपेयर टू फिजिक्स। मतलब वो लोग थोड़ा एनालिटिकल पार्ट में अच्छे होते हैं, पर जहाँ थोड़ा थ्योरी आ जाता है तो वहाँ पर थोड़ा सा वो कमज़ोर हो जाता है। तो जिन बच्चों का बायोलॉजी वीक है, ठीक है, तो वो बच्चे ऐसा, मतलब उनके लिए ऐसा क्या तरीका हो, जैसे आपने एक चीज़ बताई, तो आप और ऐसे बताइए कि वो कैसे अपने बायोलॉजी को इम्प्रूव करें। सर, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है जिनका, आप सही कह रहे हैं, जिनका एनालिटिकल माइंड स्ट्रांग होता है, उनका फिजिक्स अच्छा रहेगा, उनका मैथ्स अच्छा रहेगा, उनको दिक्कत आएगी इंग्लिश में, हिस्ट्री में, बायोलॉजी में, जो ऐसे आपको लगता है कि ऐसे रट्टा वाला सब्जेक्ट है। तो मैं उन बच्चों को कहना चाहती हूँ, राइट ब्रेन वाला हिसाब है। क्या हुआ सर? वो लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन और राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन है ना, उसमें। हाँ जी, हाँ सर, हाँ, बिल्कुल वही। तो जी। मेरा शुरू से ये वाला स्टोरीज वाला पार्ट स्ट्रांग है, मेरा एनालिटिकल वाला पार्ट बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, और ये मुझे बहुत पहले पता चल गया था। तो जिन बच्चों को लर्निंग में डिफिकल्टी आती है, मैं उनसे थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ। देखो, तुम बोर हो जाते हो, वो एक बात अंडरस्टैंडेबल है। अगर कोई चीज़ बोर होने वाली होगी तो बोर होएगा ही बंदा। तो मेरे को लगता है सबसे पहले इसमें पार्ट आता है टीचर का। जितना बच्चे एक टीचर से कनेक्ट होते हैं, जितना अपने टीचर को पसंद करते हैं, जितना अपने टीचर को वो समझते हैं, उतना ही वो उस सब्जेक्ट से भी प्यार करेंगे, उस सब्जेक्ट को भी उतने ही अच्छी तरीके से समझेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की इसमें इतनी गलती नहीं है जितनी कि टीचर्स की गलती है। टीचर का काम है बच्चे को वो सब्जेक्ट अच्छा लगवाना, बच्चे का काम नहीं है वो सब्जेक्ट खुद से अच्छा लगना। पहली बात तो। दूसरी बात, अगर आप इस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको बोरिंग चीज़ों को, पहली बात तो बायोलॉजी बोरिंग है नहीं, बायोलॉजी इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सोचो, ये स्टोरी है आपके अंदर जो लाइफ चल रही है उसकी स्टोरी है, पूरी ह्यूमन बॉडी की स्टोरी है। क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं? या मैं एक प्लांट ले लूँ, प्लांट के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं? एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं? क्या ये चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं है? ये बहुत, इट इज़ आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स इन दिस होल वर्ल्ड।
ठीक है, अगर वो उस तरीके से समझाई जाए तो। सो पहली बात तो सर ये एक्चुअली रट्टा है नहीं है। बायोलॉजी को आप सिर्फ रट्टे से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप रट्टे से करोगे उसका कोई मीनिंग ही नहीं होगा। वो ना तो आपको कभी इंटरेस्ट आ पाएगा उस चीज़ में, ना आप उसको लॉन्ग टर्म रिटेन कर पाओगे। आप एक दिन पढ़ोगे, अगले दिन एग्जाम में उगल आओगे उस चीज़ को, लेकिन वो लॉन्ग टर्म पे नहीं रह पाएगा। सो पहली बात तो आप एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से समझिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, अपने टीचर से बार बार पूछिए कि भाई इसका मतलब क्या है, ठीक है। और टीचर से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप एक फ्लो की तरह पढ़ाओ। कोई भी सब्जेक्ट है आप स्टोरी की तरह पढ़ाओ ना उसको, क्योंकि हर चीज स्टोरी तो है। एक चीज से शुरू होती है, फिर उसका बीच में मिडल आता है, फिर उसका क्लाइमैक्स आता है, कुछ उसमें बहुत इंटरेस्टिंग टर्न आता है, फिर वो खत्म हो जाती है। तो आपका हर टॉपिक इस तरीके से होना चाहिए। देन कोई लेक्चर समझने के बाद भी हमारा काम पूरा नहीं होता। सिर्फ समझने से आप नीट नहीं क्रैक कर सकते, क्योंकि उसमें लर्निंग बहुत ज़्यादा चाहिए। आप हर चैप्टर को एक माइंड मैप की तरह कॉपी में बनाइए, ठीक है। वो मेरे आपको उस पर भी मिल जाएगा, चैनल पे भी मिल जाएगा, बायोफेरी वाले पे, कि माइंड मैप्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। माइंड मैप्स बनाने से क्या होता है, जो आपका 10, 12, 15 पेजेस का चैप्टर है वो सिर्फ एक पेज पे सिमट के आ जाता है। तो वो एक पेज पे जब आपको ऐसे लगता है कि मैं इस एक पेज के साथ कंफर्टेबल हूँ, तो आप उस पूरे चैप्टर के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो। ऑल्सो जब आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए ये किस चैप्टर के किस पैराग्राफ से आया है, तभी आप उसका सही आंसर दे पाओगे। तो वो माइंड मैप्स से पता होता है। तो माइंड मैप्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स आप एनसीईआरटी के ऊपर ही बना सकते हो, क्योंकि आप हर बार एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाओगे। जैसे नीट आपको अगर बायोलॉजी में मान लो आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, और बहुत अच्छा आपको स्कोर करना ही पड़ेगा, कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपको सब कुछ लर्न करना है तो आपको एनसीईआरटी कम से कम 7 से 8 बार पढ़नी पड़ती है। अब 7 से 8 बार कैसे पढ़ोगे आप? तो आप एनसीईआरटी के ऊपर ही छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाओगे, ताकि आप उनको देख के आपको याद आ जाए, अच्छा इस पेज में ये सारी की सारी बातें हैं, ठीक है। देन आप ट्रिक्स बनाओगे। आपको कोई एग्जाम्पल है, जैसे एनसीईआरटी बायोलॉजी में कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, वो एग्जाम्पल क्या है वो भूल जाते हैं, और क्वेश्चन पेपर नीट का ऐसा आ रहा है कि वो एग्जाम्पल पे क्वेश्चन पूछ ले रहा है। तो आप उसकी ट्रिक्स बनाओगे। ट्रिक्स बना के आप जहाँ पे भी पढ़ते हो उसके सामने वाली वॉल पे उन ट्रिक्स को लगा दोगे, लिख दोगे, और फिर वो ट्रिक्स आप बार बार रिवाइज करोगे, क्योंकि ट्रिक्स ही भूल जाओगे नहीं तो ये नहीं याद रहेगा किस चीज़ की कौन सी ट्रिक है, फिर ट्रिक का क्या फ़ायदा हुआ। सो ट्रिक आप सामने लिखोगे और उनको रिवाइज करोगे। सो सर ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप बायोलॉजी को आसान बना सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने ये, क्योंकि चैप्टर्स इतने ज़्यादा हैं, इतना वास्ट होगा वो सिलेबस, स्पेशली जब हम नीट की बात करेंगे उस वक्त। तो आई थिंक वही है कि आप उसको कितना अपना इनोवेटिव तरीका दे सकते हो, तो उस हिसाब से वो इंटरेस्टिंग डेफिनेटली हो जाएगा। मैम एक जो आपने टीचर्स के लिए बीच में अभी मैसेज दिया, तो मुझे ना एकदम से एक चीज़ क्लिक हुई कि मुझे याद है कि आज से आई थिंक कोविड से जस्ट पहले 2019 का जो ईयर था, जब 10th का बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा था, उस वक्त जो है ना साइंस के एग्ज़ाम के टाइम पे मैंने फर्स्ट टाइम हम लोग सुपर रिवीजन सेशंस करते थे 10th के लिए। तो उसमें अलग अलग चैप्टर्स को 1 शॉट में कर रहे थे, और उस वक्त यूट्यूब पर 9th 10th में कोई वैसा नहीं कर रहा था। तो जब चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस 10th में एक चैप्टर है, जब वो चैप्टर लाइव मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा था, ठीक है, तो इट वाज लाइक कि मतलब उससे पहले कई लोगों ने बोला ये चीज़ कैसे कर सकते हो। मतलब मैं ऑफलाइन में तो मैं बहुत बेधड़क कर रहा होता, पढ़ा रहा होता, और वही चीज़ जब मैंने ऑनलाइन करी थी मेरा कॉन्फिडेंस ना बूस्ट हुआ। तो मैं एक्चुअली चाहता हूँ, मैंने आपको भी देखा है आप जिस तरीके से पढ़ा रहे होते हो, स्पेशली ऐसे टॉपिक्स जो काफ़ी लोगों को सेंसिटिव लग रहे होते हैं, ठीक है, तो वो टीचर्स भी 10th में इनफैक्ट वो टीचर्स स्किप कर देते हैं वो टॉपिक। तो आपको मतलब क्या कहना है ऐसे टीचर्स के लिए? टॉपिक ही स्किप कर देते थे, मतलब मुश्किल टॉपिक या सेंसिटिव टॉपिक्स? मतलब जैसे कि अभी जो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर ही है, अच्छा स्कूल्स में स्किप कर देते हैं इनको ऐसे। यस जी मैं उन टीचर्स से ये कहना चाहूँगी कि सी जब हम बड़े होते हैं तो कितनी बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी, जैसे सपोज किसी का अनवांटेड टच है, ठीक है, बच्चा होता है उसे नहीं पता होता, फिर उसे बड़े होकर रियलाइज होता है कि अच्छा किसी ने मुझे कभी ऐसे टच किया जो कि नहीं करना चाहिए था। बहुत सारी चीज़ें हमारे बच्चे इसलिए सफ़र कर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि ये गलत है, ठीक है, स्ट्रेंजर्स के हाथों, इवन अपने रिलेटिव्स के हाथों। तो हम कब इतने ओपन होंगे कि हम अपने बच्चों से एक फ्री तरीके से और एक बैलेंस तरीके से इन चीज़ों के बारे में बात कर पाएँ?
ये तो बहुत ही वैसे सोशल सी बात है, ये सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं है, ये पेरेंट्स के लिए भी है। हम कब इतने जी। ओपन होंगे कि हमारे बच्चों का कोई और फायदा उठा ले, इससे पहले हम अपने बच्चों से इन चीज़ों के बारे में बात कर सके। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, एज अ टीचर आपका काम, हमारा काम सिर्फ उस टॉपिक को समझाना नहीं है, उस टॉपिक की तह तक जाना है, क्योंकि इंडिया में टीनेज प्रेगनेंसीज कितनी ज़्यादा रहती हैं, ठीक है, STDs की प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा है, तो क्यों नहीं हम अपने बच्चों से एज पेरेंट्स एज टीचर्स इनसे ओपनली बात कर सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम की बात नहीं है, सिर्फ नीट की बात नहीं है कि हमें नीट क्रैक कराना है इसलिए हमें ये टॉपिक अच्छे से पढ़ाना है। हमें अपने बच्चों को सिखाना है, हमें अपने बच्चों को सिखाना है जी। कि चीज़ों के बेसिक्स क्या हैं, चीज़ों को किस तरीके से आप आगे लेके जा सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एवरीबडीज लाइफ, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, दिस इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अवर चिल्ड्रंस लाइफ। हम मानना नहीं चाहते कि वो तो भी 17 साल के 18, इनको क्या पता है। भैया आपको नहीं पता कि आपके बच्चों को क्या क्या पता है, ठीक है, तो आप ये मान के चलो। और अगर हम उनके कदम से कदम नहीं मिलाएंगे, अगर हम उनको गाइड नहीं करेंगे, तो वो ऑब्वियसली ऐसी चीज़ों की तरफ मुड़ेंगे जो उनके लिए सही नहीं है। सो इसका एजुकेशनल बैकग्राउंड में एज वेल एज हमारे सोशल उसमें बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट है। तो पहले तो हम अपनी झिझक ख़त्म करें, फिर हम अपने बच्चों की, अपने स्टूडेंट्स की झिझक ख़त्म करें कि वो ओपन हो सकें इन टॉपिक्स के बारे में बात करने के लिए। और अगर उनको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, अगर कोई भी दिक्कत है, तो वो अपने पेरेंट्स या अपने टीचर को कन्वे कर सकें कि अच्छा भैया ये चीज़ है। सो मैं तो बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ सर इस चीज़ के लिए। मुझे लगता है कि मतलब ठीक है, हम लोगों को भी अब क्या करें, हमारे पेरेंट्स भी ऐसे थे, फिर हम लोगों को भी ये चीज़ सिखाई, पर किसी को तो ये चीज़ तोड़नी पड़ेगी ना, किसी को तो जनरेशंस का वो चीज़ ब्रेक करना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली। अभी मैं अपनी रिसेंट की बात बता रहा हूँ। मेरे फैमिली में जैसे हमारी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर है, तो उनकी डॉटर है, मतलब 3 बच्चे हैं उनके। तो उनकी डॉटर जो है अभी टीनेज में एंट्री हुआ है, मतलब मेरे ख्याल से 11 या 12 की होगी। और तो मैंने देखा कम्युनिकेशन इस तरीके से हो रहा था कि मुझे लगा कि नहीं यार, ये वही सेम चीज़ रिपीट हो रही है जो पिछले जनरेशन में हुई है। तो मैंने वहाँ पर अपनी दीदी को समझाया इस बारे में कि भाई आप अगर सही रास्ता नहीं दिखाओगे, आप अगर कोई चीज़ बताओगे ही नहीं, तो बाहर जाके उनको नहीं पता सही रास्ता क्या होगा। हाँ। तो वो जरूरी है कि आप बात करें। बिल्कुल सही बात है। इट इज सो डिफिकल्ट, आई एग्री विद यू। मतलब मैं टीचर्स की इस बात से समझ सकती हूँ, इट इज सो डिफिकल्ट। मतलब हमारे घर में अगर अभी भी किसी लड़की को अगर पीरियड आए होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि वी डोंट से इट अलाउड कि आई एम ऑन माई पीरियड। वी से कि अरे पेट में दर्द हो रहा है, अरे मुझे परेशान मत करो। वी नेवर से इट क्लियरली, ठीक है, या तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो इट्स सो डिफिकल्ट, एंड इट्स सो डिफिकल्ट फॉर मी टू राइट नाउ से दिस ऑन कैमरा ऑल्सो। बट कब तक? So this is just one part of it. This is just one part of it. We need to teach our children about all the hazards related to sex. So it can be anything. It can be a pregnancy, it can be an STD, it can be anything, and we need to protect our children. For that we need to teach them, we need to guide them. मैम यहाँ पर जो मैं सवाल एक पूछना चाहता हूँ नीट के बारे में, जो पहला सवाल है वो ये है कि ऐसे बच्चे जो अभी फ़िलहाल 9th-10th में हैं और वो एस्पायर करते हैं कि भाई उनको डॉक्टर बनना है, कोई गाइड करने वाला अगर नहीं है, तो कोई बड़ा भाई बहन दोस्त, ठीक है, कोई भी अगर गाइड नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे बच्चे के लिए मैं चाहूँगा कि आप एक बार पूरा प्रोसेस जो है ना, कि 10th के बाद, एग्ज़ाम के बाद से लेके पूरा प्रोसेस क्या होगा, वो एक बार अगर आप शॉर्ट में बता पाएँ। ठीक है सर। 10th के बच्चों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई जी 10th तक हमारी जर्नी कंपैरेटिवली आसान रही है। जब हम स्कूल गए, हमने कुछ पढ़ लिया और घर आके हमने होमवर्क कर लिया और इसी तरीके से पेपर हो जाते थे, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं थी। मुझे याद है जब मैं 10th में थी तो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, पढ़ाई तो मैं कम ही करती थी, लेकिन ये था कि एग्ज़ाम से पहले पढ़ लेते थे और टीचर्स हमारे अच्छे थे, समझ में आ जाता था, तो हो जाता था। 10th में बच्चों के 80%, 90%, 85% ऐसे आते हैं। उनको लगता है कि अब पेरेंट्स को भी लगता है कि आगे अब ये डॉक्टर बनेंगे, इन्हें 11वीं में मेडिकल दिलाओ। तो बेटा वी आर इन फॉर अ शॉक। हम लोगों को 11वीं का सिलेबस एकदम से मुश्किल हो जाता है 10वीं के कंपैरिजन में,
और मुश्किल इन द सेंस वो बहुत ज़्यादा एफर्ट मांगता है एज़ कम्पेयर टू 10th। और बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो 10वीं में जितना एफर्ट लगा रहे थे वो 11वीं में भी उतना ही एफर्ट लगाते हैं, और उन्हें लगता है कि अब मेरे 80% क्यों नहीं मार्क्स आ रहे, अब मेरे 85% क्यों नहीं मार्क्स आ रहे। वो इसलिए नहीं आ रहे बेटा क्योंकि अब आपसे बहुत अधिक मेहनत की डिमांड कर दी गई, और अब वो डिमांड आपको पता भी नहीं है। वो डिमांड आपको तब पता चलती है जब आपके स्कूल में नंबर आने कम होते हैं। एकदम से आपको लगता है कि मैं तो फेल हो जाऊंगा इस सब्जेक्ट में, और आपने कभी फेलियर देखा नहीं होता इससे पहले। तब आपको रियलाइज होता है कि ये वो नहीं है जो आपको लग रहा था कि है। सो पहली बार तो थोड़ा सा कमर कस लो 11वीं पढ़ने के लिए, ठीक है। 11वीं में आप मेडिकल लोगे, आप सब्जेक्ट्स आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आएगा। मेरे पास इंग्लिश और बायोटेक्नोलॉजी था। आई थिंक बायोटेक वाला जो है वो ऑप्शनल होता है, फिजिकल एजुकेशन वगैरह भी ले सकते हो, बट ये 3 सब्जेक्ट आपके बेसिक रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। देन अगली बात आप करेंगे, आप ढूंढेंगे अच्छे टीचर्स अपने सब्जेक्ट के लिए। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछते हैं सर कि क्या स्कूल में सिर्फ पढ़ के मैं नीट नहीं क्रैक कर सकता या मैं IIT नहीं क्रैक कर सकता। तो इसकी एक बहुत सैड रियलिटी है। सुनने में ऐसा लगता है जैसे मैं कोई कोचिंग सेंटर को प्रमोट कर रही हूँ कि नहीं कोचिंग तो ज़रूरी होती है, बट मैं खुद स्टूडेंट रही हूँ, मुझे पता है कि एजुकेशन सिस्टम हमारा कैसा है, चाहे बी इट प्राइवेट कॉलेज स्कूल, बी इट गवर्नमेंट स्कूल। ऐसा नहीं है कि टीचर अपने आप से एफर्ट नहीं करते, कुछ टीचर्स एफर्ट्स करते भी हैं, कुछ टीचर्स एफर्ट नहीं करते, बट इन मोस्ट केसेस इट इज़ नॉट इनफ टू क्रैक नीट। देखो अब इसमें किसी का भी एक्सपीरियंस वेरी कर सकता है सर, वो चीज़ में मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, और मैं अपने बच्चों का जिनसे मेरी बात होती रहती है मैं उनका एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ठीक है। 0.1% बच्चों का अगर कोई डिफरेंट एक्सपीरियंस है तो आई एम सो हैप्पी फॉर यू दैट यू आर गेटिंग सच गुड टीचर्स एंड सच क्वालिटी एजुकेशन इन योर स्कूल, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। दैट इज़ माई ओपिनियन। एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्वालिटी चाहिए टीचिंग में, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एक्सपर्टीज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए आपको किसी एग्जाम को क्रैक कराने के लिए, ठीक है। वो एक्सपर्टीज एक ऐसे टीचर से आ सकता है जो कि स्पेशलाइज्ड उस चीज़ है। बायोलॉजी में क्या है सर, ऑलमोस्ट सेम है आपके स्कूल की बायोलॉजी और आपके नीट की बायोलॉजी। जैसे फिजिक्स में आई थिंक ऐसा नहीं है, फिजिक्स में बहुत कुछ थ्योरेटिकल आता है स्कूल्स में, जो स्कूल का एग्जाम होता है थ्योरम प्रूव कर दो, और जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है, उसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसके लिए आप तैयार नहीं होते हो। अब बायोलॉजी में क्या है, अगर आपको एक बहुत अच्छा टीचर मिल जाए स्कूल में जो आपकी बायोलॉजी को बिल्कुल ऐसे रटा दे, आपको समझा दे, रटा दे कर दे, तो मेरे ख्याल से आपका काम चल जाएगा स्कूल के टीचर से। मुझे लगता है फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं चलेगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला चीज़ है। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है बायोलॉजी टीचर्स के साथ, कोई भी इतना इन डेप्थ एफर्ट नहीं करता जितने टीचर्स को मैंने देखा है, स्कूल टीचर्स को, और अगर वो करते भी हैं तो वो उस एंगल से नहीं कर पाते कि अच्छा नीट में इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, पिछली बार पेपर ऐसा आया था। वो स्कूल एग्जाम के हिसाब से करते हैं कि अच्छा पिछली बार बोर्ड्स में ऐसा आया था, ठीक है, पिछली बार बोर्ड्स में ऐसा आया था, आपको बोर्ड्स में नंबर लाने, प्रैक्टिकल्स में ये होता है, ये होता है। वो नीट एंगल से नहीं कर पाते। हालांकि सिलेबस सेम है, जो दायरा है वो सेम है क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता नीट में, बट उसको देखने का तरीका अलग होता है। सो आई वुड सजेस्ट गेट good teachers for yourself, and from good teachers I do not mean कि आप 2 लाख रुपए दो, आप 1 लाख रुपए दो। आप अगर कुछ भी नहीं दोगे, this is such a beautiful age to be a student in, and a bad age also because of the technology जो distractions हैं, but it's such a beautiful age। अगर आप sincere student हो तो आपको YouTube पे ही आपका सारा content फ्री में मिल जाएगा, no doubt। आपको नहीं ज़रूरत है 1 रुपया भी देने की। आपको ज़रूरत हो सकती है कुछ पैसे देने की बाद में टेस्ट सीरीज़ किसी की ज्वाइन करने की, क्योंकि नीट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है टेस्ट सीरीज़। अगर आप टेस्ट नहीं देते तो आप नीट नहीं क्रैक कर पाओगे। पर टीचिंग वाला एस्पेक्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप ढूंढने वाले बनो, आप डिस्ट्रैक्ट मत हो इंस्टाग्राम से और यूट्यूब की फालतू बकवास से। अपना एक टीचर पकड़ो। हाँ जी, आप फोकस्ड रहो, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है। सही। सो आप 2 साल तैयारी करेंगे और आप अपने स्कूल को इग्नोर नहीं करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि हमें तो स्कूल में कुछ नहीं आता लेकिन हम तो नीट क्रैक कर देंगे। ऐसा नहीं है बेटा, स्कूल में उस चीज़ के बेसिक्स तो हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप स्कूल जाके ही स्कूल की चीज़ें करो। मेरे ख्याल से तो डमी एडमिशन भी एक अच्छी चीज़ है। मतलब हालांकि आई शुड नॉट प्रमोट इट, बट आई हैव सफर्ड अ लॉट व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। सर आप मानोगे 8 बजे से 2 बजे तक हमारा स्कूल होता था, साइकिल पे हम लोग जा रहे होते थे, खाना खाने का हमारे पास टाइम नहीं होता था। जब तक हम अपनी ट्यूशन पहुँचते थे 2:30 बजे के आसपास
राउंड की ट्यूशन होती थी, हम लोग पसीने से भीगे होते थे, भूखे होते थे और ट्यूशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी होती थी और हम पहले 15-20 मिनट मिस कर चुके होते थे। उसके बाद फिर हम एक और ट्यूशन जाते थे केमिस्ट्री की, वहाँ पे हम लोग फिर साइकिल से दौड़ते होते थे, फिर मतलब एक दिन में 2 ट्यूशन, एक दिन में 1 ट्यूशन ऐसा रहता था। फिर जब तक हम घर पहुँचते थे थके हारे, नींद आ रही है बुरी तरीके से, मतलब मेरे को तो उस ट्यूशंस में नींद आ जाती थी, नींद आ रही है, भूख लग रही है और जब तक फिर पहुंचते थे तब तक कोई हिम्मत नहीं बच रही कोई वो करने की। तो मुझे तो लगता है कि डमी एडमिशन इज अ गुड थिंग। अगर आपके स्कूल में कम पढ़ाई हो रही है या आपको लग रहा है स्कूल जाने का नहीं है और कर सकते हो तो डमी एडमिशन कर लो, पूरी तरीके से फोकस हो जाओ। जहाँ तुम नीट की स्पेसिफिकली तैयारी करो वो तुम्हें स्कूल का भी करा देंगे, पर अगर तुम्हारे स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही है यू कैन गो टू स्कूल, एटलीस्ट कुछ दिन तो चले जाओ एंड उसको मिस मत करो, क्योंकि वो बेसिक्स है नीट के। अगर आपके टीचर आपको थ्योरी पढ़ा रहा है तो भैया थ्योरी जरूरी है, चाहे वो फिजिक्स की थ्योरी हो, केमिस्ट्री की थ्योरी हो, बायोलॉजी की थ्योरी हो। अगर आप स्कूल एग्जाम्स में अच्छा स्कोर नहीं कर रहे बेटा, तो आप ये नहीं सोच सकते कि मैं तो नीट में ये कर दूंगा, मैं तो नीट में वो कर दूंगा। आपके स्कूल का सिलेबस ही आपके नीट का सिलेबस है। आपका टीचर कोई अच्छा पढ़ाता है उसकी क्लास लगाइए अपना, और हर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओ, आप तैयारी करो। आपके +2 में अगर बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आएंगे, बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स आएंगे। बायोलॉजी में तो ये, अगर आपके बायोलॉजी में आपके 99 ऐसे 95-96 मार्क्स आ रहे हैं, मतलब आपको बायोलॉजी आती है, ठीक है। तो आप 2 साल इस तरीके से तैयारी करेंगे, आप स्कूल और आप अपनी ट्यूशंस को आप बैलेंस करेंगे, अगर आप ट्यूशंस ले रहे हैं तो। अगर आप ट्यूशंस नहीं ले रहे तो आप अपने स्कूल के टाइम को बहुत ध्यान से यूटिलाइज करेंगे। इस वक्त इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, मतलब आप क्या, बूढ़े बूढ़े लोग नहीं बच पा रहे, कोई नहीं बच पा रहा सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन से। मेरी मम्मी ऐसे रील चलाती रहती है, उन्हें पता नहीं चल रहा वो देख क्या रही हैं, बस देख रही हैं वो। रितु तुझे पता है तेरे सनसाइन में क्या आया आज? मैंने कहा मम्मी यार बस करो, मतलब कुछ भी देख रही हैं वो कुछ भी कर रहे हैं भाई सब। तो तुम लोग तो बच्चे हो, तुम्हारा तो दिमाग इतना इंप्रेशनेबल है। सोशल मीडिया से बच के रहो और अपने टाइम को बढ़िया तरीके से बजट करो अपने स्कूल के बाद, बहुत ध्यान से कि इतनी देर मुझे ये पढ़ना है, इतनी देर मुझे पढ़ना है, इतनी देर मुझे पढ़ना है, ठीक है। सो पहला, तैयार हो जाओ मेहनत के लिए, बहुत मेहनत लगेगी। इवन स्कूल के एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने में भी बहुत मेहनत लगेगी। दूसरा, अपने टीचर्स डिसाइड कर लो शुरू में ही, ठीक है। कुछ क्लासेस लगाओ, डेमो क्लासेस लो, अपने टीचर्स डिसाइड कर लो। तीसरा, अपनी बुक्स डिसाइड कर लो। आपको कुछ हेल्प बुक्स की जरूरत पड़ेगी, खासकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे बायोलॉजी में आपको थ्योरी के लिए कोई बुक नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अच्छा टीचर चाहिए, उसके नोट्स चाहिए और अपने नोट्स आप खुद भी बनाओगे, ठीक है। कोई आपको अलग से बुक नहीं चाहिए आपको जिसकी आप थ्योरी पढ़ोगे, क्वेश्चन ही नहीं आएगा उसमें से, आप क्या पढ़ लोगे? जितने सारे कोचिंग सेंटर्स के मॉड्यूल्स हैं, क्वेश्चन ही नहीं आता, क्या करोगे? बायोलॉजी की इतनी मोटी बुक है, टोटल मॉड्यूल्स इतने सारे हैं, बच्चा ये मॉड्यूल रट ले रहा है कि अच्छा ये, और फिर जब क्वेश्चन आ रहा है, ओहो बायोलॉजी का वो लाइन तो मैं भूल ही गया था, क्योंकि तुमने 10 लाइन और याद कर ली ना जो नहीं याद करनी थी। तुम बायोलॉजी का सब्जेक्ट का जो एनसीईआरटी है उसका लाइन्स याद करोगे, कोचिंग सेंटर के मॉड्यूल्स याद करने से नहीं होगा। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ले लो, लेकिन बायोलॉजी वो भूल जाओगे। मतलब मैं ये बात कर रही हूँ 99% ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए। जो 1% एक्सेप्शनल स्टूडेंट है जो कोचिंग का मॉड्यूल भी रट देंगे, एनसीईआरटी भी रट देंगे, उनकी मैं बात ही नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ नॉर्मल बच्चों के लिए। हमारे पास तो मेमोरी का स्पेस उतना ही है ना, जैसे कैमरे में होता है, फोन में होता है, वैसे हमारे दिमाग में, ठीक है। तो बायोलॉजी में आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए बुक्स, ठीक है। तो मैं आपको कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ। आप एक तो PYQ बुक ले लो, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, उसमें कम से कम 10 साल के 15 साल के क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए। हर चैप्टर जो आप पढ़ोगे उसको पढ़ने के बाद आप उसके PYQs लगाओगे, ठीक है। देन एक बुक आपको चाहिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बुक्स। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मार्केट में बहुत सारे हैं, आप सोच समझ के लेंगे, क्योंकि बहुत सारे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं जो आपको नहीं चाहिए। जो मुझे अभी तक क्लोजेस्ट लगी है जो एनसीईआरटी की बुक है, वो MTG पब्लिकेशंस की बुक आती है, एनसीईआरटी एट माय फिंगर टिप्स। और इनके लिए मैं कोई पैसे नहीं लेती उनको वो करने के लिए प्रमोट करने के लिए। आई जस्ट लाइक दैट बुक, जो है वो जी, आई लाइक दैट बुक, और मैं अपने बच्चों को भी वही रिकमेंड करती हूँ अभी। एंड होपफुली कल को मैं जब अपनी बुक निकालूंगी तो आई विल बी एबल टू डू अ मच बेटर जॉब, तब मैं अपनी बुक स्पेशली प्रमोट करूंगी। बट अभी के लिए आई थिंक दिस इज अ गुड बुक। एनसीईआरटी एट माय फिंगर टिप्स वो ले लो। हर क्वेश्चन चैप्टर के बाद आप में उसमें 100-150 क्वेश्चन है, वो आपने लगाने हैं और टाइम बेस्ड लगाने हैं। टाइम का बहुत लोचा है बेटा, नीट में इतना कंपटीशन है इस वक्त, और वो कंपटीशन किस तरीके का है? एक तो मार्क्स बहुत बढ़ रहे हैं सर आजकल बच्चों के, मतलब आप सोचो टॉपर्स के 720 में से 720 है, 2 बच्चों के 720 में से 720 है, और आप ये लगाओ 715 के अंदर आई थिंक टॉप 15 रैंक्स खत्म हो गए, एंड आई थिंक 700 के अंदर टॉप 50 रैंक्स खत्म हो गए।
मतलब 20 मार्क्स के अंदर, टॉप 20 मार्क्स के अंदर आपकी बहुत सारा रैंक चला जाएगा। और एम्स में सीटें 50 बच्चे। 57 एम्स में सीट्स है 57 Okay. जो एम्स दिल्ली है, जो सबसे अच्छा कॉलेज है इस वक्त। मतलब आपको 700 से ज्यादा लाना पड़ेगा एम्स में अगर एडमिशन अगर आपको चाहिए। एम्स दिल्ली में एडमिशन चाहिए तो आपको 700 से ऊपर टच करना Okay. पड़ेगा। तो गेम किस चीज का है सर? नीट का पेपर ना डिफिकल्ट नहीं होता। नीट का पेपर होता है लेंदी, लंबा होता है और एक्यूरेसी बेस्ड होता है, क्योंकि मार्क्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं बच्चों के। अच्छे बच्चों के बायोलॉजी में मार्क्स ऐसे 330 से ऊपर 335 से ऊपर रहेंगे, 340, 350, 360 इस तरीके से रहेंगे। सो आपको टाइमर लगा के वो MTG का जो NCERT में फिंगर टिप्स है उससे आपने मार्क करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है? और वही क्वेश्चंस आपने 2-3 बार रिवाइज भी कर लेने हैं पूरे साल में कि अच्छा दोबारा से पेंसिल से मार्क करो, मिटाओ, दोबारा से कर लो। आप ऐसे कर सकते हो। और एंड में आपने लगानी है टेस्ट सीरीज, ठीक है? टेस्ट सीरीज जो पहले आपको चैप्टर वाइज टेस्ट दे, फिर वो आपको यूनिट वाइज टेस्ट दे कि अच्छा आपको 4 चैप्टर लर्न हो गए, चलो मैं यूनिट वाइज देता हूँ। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के लिए होगा। और अंत में लास्ट के महीने में आपको लगाना है फुल सिलेबस टेस्ट। कम से कम आपको 20-30 फुल सिलेबस टेस्ट आप दो, टाइमर लगा के दो। ऑफलाइन में है तो और अच्छी बात है, क्योंकि नीट का एग्जाम पेन पेपर बेस्ड होता है। तो आपने वो टेस्ट देने हैं, आपने उसी माहौल बनाना है कि आज ये नीट का ही पेपर है, तो देखो आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो। फिर जो इन टेस्टों में आपकी गलतियां होंगी, आपने डाउट नोटबुक लगानी है और वहां पे लिखो कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है? ये एक बेसिक सा फ्रेमवर्क है काम करने का, ठीक है? जी हाँ जी सर। अभी ना मैं इसमें जो थोड़ा सा स्पेसिफिक वाली चीज़ें हैं मैं वो इसमें जानना चाहूँगा। जैसे कि सब्जेक्ट्स तो आपने बता दिए PCB, ठीक है? वेटेज समझना चाहेंगे हम, और डिफिकल्टी लेवल एज कंपेयर टू 12th बोर्ड एग्जाम्स, नेगेटिव मार्किंग का जो सिस्टम है, इसके अलावा इफ आई हाँ जी सर। जी नीट का एग्जाम जो होता है वो 720 मार्क्स का होता है, जिसमें से 25% फिजिक्स का वेटेज रहेगा, 25% केमिस्ट्री का होगा, मतलब 180 मार्क्स, और बायोलॉजी का 50% वेटेज रहेगा, 360 मार्क्स। सो बायोलॉजी बाप है नीट एग्जाम का। अगर आपकी बायोलॉजी अच्छी है तो आपने अपना आधा काम आसान कर लिया है। बायोलॉजी में आगे फिर से 2 सब्जेक्ट रहते हैं, जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है? हालांकि उसका जो डिवीजन है वो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के हिसाब से चेंज हो जाता है, अलग अलग लोग जो पढ़ाते हैं उसके हिसाब से चेंज हो जाता है, और उस पर ज़्यादा फालतू का डिवीजन करना भी नहीं चाहिए। क्यों करना है डिवीजन? जब मिक्स्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, एक जूलॉजी एक बॉटनी के चैप्टर से मिला के क्वेश्चन आ जा रहा है, तो उसका इतना डिवीजन करने की आपको जरूरत क्या है? हाँ, आप बायोलॉजी को बायोलॉजी की तरह पढ़ो, जूलॉजी बॉटनी का क्या डिवीजन करना है? तो ये जो बायोलॉजी है ये 360 मार्क्स का वेटेज आ रहा है। सो 360 मार्क्स में से आपको मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करनी है। आप एम करो आपका 340 से ऊपर रहे, ठीक है? अब डिफ़िकल्टी जो लेवल है सर, रोटेट होता है डिफ़िकल्टी लेवल। जैसे 2022 में क्या है कि बायोलॉजी डिफ़िकल्ट आई थी। अब बायोलॉजी कैसे डिफिकल्ट हो सकती है? क्योंकि बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट आसान है, ऐसा मुझे लगता है। और क्वेश्चंस NCERT से आने हैं, बाहर से कुछ आना नहीं, कैलकुलेशन होती नहीं हमारे सब्जेक्ट में। कुछ हमारे लिमिटेड टॉपिक्स है जिसमें न्यूमेरिकल होते हैं, वो टीचर एक दिन बिठा के सारे न्यूमेरिकल कर देता है कि चलो अच्छा ये है। तो फिर मुश्किल कैसे बनेगा? उन्होंने क्या किया था, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन दे दिए थे जिसको पढ़ने में बच्चे को टाइम लग गया, तो बायोलॉजी ने बच्चे का टाइम बहुत ज्यादा खा लिया, ठीक है? सो स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा, एजर्शन रीजन, तो वो एक डिफिकल्टी लेवल हो गया था। फिर अगले साल क्या होएगा? फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कोई डिफिकल्ट आएगा, ठीक है? फिर अगले साल ऐसे इस तरीके से ही रोटेट होता रहेगा। बायोलॉजी में मुझे ऐसा लगता है कि तीनों सब्जेक्ट में सबसे प्यारा सब्जेक्ट, सबसे आसान सब्जेक्ट बायोलॉजी है। और आप इसको अगर आपको कोई अच्छा टीचर मिल जाए तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप एक गाइडलाइंस पे चलो, प्रॉपर आप इस गाइडलाइन पे चलो कि ऐसे करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। डिसिप्लिन के साथ चलें तो डिसिप्लिन के साथ, हाँ, डिसिप्लिन के साथ आप चलिए। मैं जो डिफिकल्टी एक पॉइंट में जो मैं बात कर रहा हूं, एक पॉइंट में और ऐड कर दूं सर इसमें। जी, श्योर। जो अच्छे बच्चे होते हैं बेटा, जिनका सिलेक्शन होना होता है, जो सिलेक्शन के माइंडसेट से काम कर रहे हैं, जो कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हैं, वो बायोलॉजी बाय हुक और बाय क्रुक कर लेते हैं। वो टीचर्स अच्छे ढूंढ लेते हैं, वो बुक्स कर लेते हैं, वो नोट्स बना लेते हैं। कंपटीशन आ जाता है फिजिक्स पे, क्योंकि फिजिक्स बहुत मेहनत करने के बाद भी, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये कि अच्छे फिजिक्स टीचर्स का एक लैक्यूना है हमारे
इंडियन मार्केट में। आई डोंट नो मुझे कितना बैकलैश हो सकता है इसको करने के लिए। आई मीन देयर आर सो मेनी गुड टीचर्स, लेकिन ये बात हमें माननी पड़ेगी, हर टीचर से हर बच्चा नहीं पढ़ सकता। एक एक्सेलेंट ब्रिलियंट टीचर से भी हो सकता है कुछ बच्चे ना पढ़ पाए। तो वी नीड मोर ऑफ गुड फिजिक्स टीचर्स जो बिल्कुल बेसिक्स से कराएं, क्योंकि बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है सर फिजिक्स की वजह से। बच्चा, मेरे पास ऐसा बच्चा है भाई बायोलॉजी में 360 में से 355 ला रहा है, 351 ला रहा है, एंड इट इज, आई एम टेलिंग यू, एक्सट्रीमली गुड स्कोर। इट इज, टीचर्स के नहीं आएंगे सर। टीचर्स आपको पता क्या करते हैं, दे विल अनाउंस कि हम नीट का पेपर दे रहे हैं, और कुछ लोग दे विल नॉट अनाउंस, दे विल गिव द पेपर बट दे विल नॉट अनाउंस देयर रिजल्ट्स। इतना मुश्किल होता है एग्जाम में एक्चुअली मार्क्स लाना। आपको वो पूरे 38 चैप्टर्स ऐसे ब्रेन में ऐसे होने चाहिए, और बच्चे ला रहे हैं। मतलब वो बच्चा कितना हार्ड वर्किंग होगा 351 मार्क्स लाने के लिए, 352 मार्क्स मतलब 355, 356 टच कर रहा है, 360 टच कर रहा है, और उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसकी फिजिक्स खराब है, किसी को केमिस्ट्री वो है। तो मैं बच्चों को ये अर्ज करूंगी, भैया बैलेंस बना के चलो, फिजिक्स पे पर्टिकुलर ध्यान लगा के चलो, क्योंकि फिजिक्स से सिलेक्शन अड़ जाता है। मतलब कंपैरेटिवली फिजिक्स जो है वो डिफिकल्टी क्रिएट करता है। हाँ जी जी मैम, आपने जो भी एक बात बोली कि टीचर्स भी नीट का एग्जाम देते हैं, तो मुझे एक चीज़ याद आ गई कि अभी आपने भी इस बार नीट का एग्जाम दिया। हाँ जी। और उसमें आपने बायोलॉजी ही अटेम्प्ट किया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर। तो हालांकि आपने रिजल्ट अनाउंस किया, पर मैं चाहूंगा कि यहाँ पर भी आप बताएं क्यों आप एग्जाम दे रहे होते हो एवरी ईयर, ये क्या कारण है उसके पीछे? सर मैं एग्जाम इसलिए देती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैंने एग्जाम नहीं दिया था, तो मैं पिछले 2 सालों से एग्जाम दे रही हूँ। बोलना बहुत आसान होता है, जैसे 2021 का पेपर था, पेपर आया, मैंने चेक कर लिया, अच्छा इसका ये आंसर है, आंसर है, एक आधे का आंसर मुझे भी नहीं आया, तो एनसीईआरटी अच्छा ये तो लिखा है, अच्छा ठीक है। फिर मैं क्लास में जाके बोल रही हूँ, अरे तुम नालायक बच्चे, मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है, ये तो यहाँ से था, ये तो यहाँ से था, देखो मैंने सब पढ़ाया हुआ है, तुम्हें क्यों नहीं आया? आई रियलाइज समथिंग आफ्टर गिविंग सच सेशंस कि तो तुम्हें याद है, तुम जो एक्सपेक्ट कर रही हो बच्चों से, और उनसे तुम ये एक्सपेक्ट कर रही हो कि उनको फिजिक्स भी याद होना चाहिए, उनको केमिस्ट्री भी याद होना चाहिए, उनको बायोलॉजी भी याद होना चाहिए। तुम्हें अपना एक सब्जेक्ट पढ़ाते को 15 साल हो गए, तुमको याद है, और अगर तुमको याद नहीं है तो तुम किसी 16 साल के 17 साल के बच्चे से ये नहीं एक्सपेक्ट करोगी कि तुम्हें क्यों नहीं याद है। तो एंड हाँ, सो आई डिसाइडेड कि मैं एग्जाम दूंगी, एंड मुझे भी तो फेस होना चाहिए, एंड ठीक है, मुझे भी तो पता चलना चाहिए। और अगर मैं बच्चों को बता रही हूँ तो फिर मुझे रिजल्ट भी अनाउंस करना पड़ेगा, तो मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि प्रेशर क्या होता है। बच्चों को तो हम कह देते हैं कि तुम प्रेशर, वो मार्क्स क्या था? हैं मार्क्स? सर मार्क्स मेरे आए थे इस बार 355, तो मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ था। तो जिसके ऐसा होता है नीट में कि 4 मार्क्स होते हैं, 4 मार्क्स का हर क्वेश्चन होता है, रिगार्डलेस कि वो बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है या फिजिक्स है, 4 मार्क्स हैं। और अगर आप गलत करते हो तो -1 की नेगेटिव मार्किंग है, 25% की नेगेटिव मार्किंग है। तो मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था। ओके, बहुत बढ़िया। मतलब आप जो है, मतलब इतना ज़बरदस्त, इतना सटीक शायद और सभी लोग ना कर पाए, एज अ टीचर भी ना कर पाए। सर पता है क्या, हाँ मतलब उसकी बात होती है सर कि आपको एक साथ वो चीज़ें याद है नहीं, क्योंकि स्किप तो कर ही जाता है सर कुछ ना कुछ। तो मतलब मैं बस ये चाहती हूँ कि हम बच्चों से इस तरीके से एक्सपेक्ट ना करें कि भी तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, फिर मतलब उनको भी फिर रखें कि हाँ भाई ठीक है, एक आधा क्वेश्चन गलत हो सकता है। हाँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आपने जब एग्जाम देने गए थे तो क्या आप वही प्रिपेयर करके बच्चों की तरह उसी तरीके से गए थे, या आप नेचुरली गए थे? सर मैं 2022 में ऐसे गई थी, नॉर्मली गई थी, और आई डिडंट स्कोर वेल, आई स्कोर 335, एंड देन आई रियलाइज्ड मतलब कि मतलब एज अ स्टूडेंट की तरह भी आपको कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं तो आप 360 नहीं ला सकते सिर्फ थ्योरी के बस बेल पे, चाहे आप कब से ही पढ़ा रहे हो। सही बात। सो अभी 2023 में मैंने क्या किया कि जो मेरे मुझे डिफिकल्ट टॉपिक्स लगते थे, डिफिकल्ट इन द सेंस जो भूल सकते हैं, मैंने क्लास रखी बच्चों के साथ, एंड हमने वो सारी एनसीईआरटी पढ़ दी 2 दिन, लास्ट के 2 दिन। तो उससे क्या हुआ, डिफिकल्ट वाले टॉपिक्स सारे के सारे रिवाइज हो गए। देन दूसरी बात सर, मैं जब क्वेश्चंस बनाती हूँ तो मैं अपने बच्चों के लिए खुद क्वेश्चंस बनाती हूँ। ये भी बात मैंने सीखी है कि आप जितने क्वेश्चंस खुद बनाओगे, आप उतना ही अपने बच्चों को और ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि फिर आप खुद घुस के बनाओगे ना एनसीईआरटी में, फिर मतलब आपके बने बनाए क्वेश्चंस आप यूज़ करोगे। तो आई थिंक उसमें वो हेल्प करती है चीज़, जब आप इतना एक लाइन पढ़ के आप क्वेश्चन बना रहे हो तो याद रहने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। और ये इतना ऑनेस्टली बोलना, ये सभी के बस की बात भी नहीं है। मतलब एज अ टीचर
मैं समझता हूँ काफ़ी ये फीलिंग होती है यार, बच्चे क्या सोचेंगे, बच्चे पूछ लेते कई बार सर आपको 10th में कितना मिला था। सर पता है क्या, मतलब ये चीज़ें मेरे साथ भी हैं, लगता तो है ही है एकदम से कि यार कोई क्या सोचेगा। और पर ये ना सर, मैंने ज़िंदगी में ना बहुत धक्के खाए हैं और मैंने ये सीखा है कि आप जितना ऑनेस्ट रहोगे उतना बढ़िया है लाइफ, उतना लाइफ आसान हो जाता है, उतना लाइफ आसान हो जाता है और आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हो ऑनेस्ट रह के, क्योंकि सब हम एक जैसे तो हैं। मतलब क्या फ़र्क है ज़्यादा, सभी हम लोग मिस्टेक्स करते हैं, सभी हम लोग अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना हम लोगों को पता है, जितना हम लोगों को आता है, सब अपना अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब सभी एक जैसे हैं तो फिर छुपाना क्या। मैम आप जब एग्ज़ाम देने गए हो, अभी पिछले 2 बार जब गए हो, तो ऐसा कोई बच्चा मिल गया आपको जो अरे ऋतु मैम? सर मेरे को हर जगह मिल जाते हैं, मेरे को एग्जामिनेशन सेंटर में ही नहीं, मेरे को मतलब मैं माता वैष्णो देवी गई हूँ, मुझे वहाँ बच्चे मिल गए। मैं किसी भी हिल स्टेशन पे कहीं भी घूमने जाती हूँ, मुझे वहाँ, और मुझे इतना मज़ा आता है ना सर, मुझे इतना ऐसे फील होता है, इतना स्पेशल फील होता है कि देखो कहीं भी जा रही हूँ बच्चे मुझे मिल ही जा रहे हैं पक्का से। बहुत मेरे को ऐसे सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है मुझे, मैंने कहा वाह यार सही है। सो एग्जामिनेशन हॉल में तो सर बहुत ही बच्चे मिलते हैं, क्योंकि उसी फील्ड के बच्चे हो गए ना, सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल में नहीं। एग्जामिनेशन हॉल्स एग्जाम से एक दिन पहले जब होता है ना, जब हम अपना प्रिंट आउट करा रहे होते हैं, तो सब बच्चे वही फोटो स्टेट वाली शॉप पे मिल जाते हैं। अरे मैम आप भी पेपर दे रही हो? तो बच्चों को पता चल गया मैं पेपर देती हूँ, और मैम निकल गया प्रिंट आउट। मैं कहा चुप करो। तो मतलब आपके हिसाब से 720 में से क्या, जैसे इन जनरल अगर पूछा अभी करंट जो है सिचुएशन, कितना मार्क्स बच्चे को कम से कम सर कितना मार्क्स लाके एक बच्चा सेफ हो जाएगा कि उसे एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाए? सर ये ना हर स्टेट का अलग अलग जाता है। कुछ स्टेट्स में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और कुछ स्टेट्स में थोड़ा कम है। लेकिन जैसे कि जैसे जब मैं खुद स्टूडेंट थी, तो हम लोग ये कहते थे कि यार अगर 560 570 टच कर जाएगा तो बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। फिर जब मैं टीचर बनी तो फिर मैं ये कहने लगी कि नहीं 590 600 तक टच करो तो तुम सेफ हो जाओगे। अब सर ये सिनेरियो है कि भाई आप एम करके चलो कि आपके 650 उससे प्लस माइनस 10 कर लो, लेकिन उसके आसपास आपके मार्क्स रहेंगे तो आपको बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। टॉप कॉलेजेस में तो सर और थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ेगा, 670 686 मतलब वो 650 से ऊपर वाला ही रेंज है सर। इतना ज़्यादा कंपटीशन है क्योंकि सीट्स सर लिमिटेड है। प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के 1,07,000 के आसपास सीट्स है हमारे पास एमबीबीएस की इंडिया में, और बच्चा आप देख लो कितना है। सो इतने बच्चे में इतनी सीट्स में कंपटीशन तो होना ही है। सो हर साल बच्चा इवॉल्व कर रहा है और ज़्यादा बेटर तरीके ढूंढ रहा है तैयारी करने के। सो देखा जाए बाहर से तो रेस है, ठीक है, और रेस से हम बहुत चिढ़ते हैं इस नाम से कि अरे रेस में शामिल हो गए, अरे रेस में शामिल हो गए, लेकिन देखा जाए तो लाइफ ही रेस है। हर चीज़ में तो रेस है, आप कुछ भी करोगे रेस है। हाँ, तो फिर कभी कभी रेस का पार्ट बनना भी पड़ता है। जब एक बार, एंड इट्स एन ऑन एंड ऑफ प्रोसेस, आप थोड़े टाइम रेस का पार्ट बनो, फिर हट जाओ रेस से थोड़े टाइम के लिए, फिर किसी और रेस का पार्ट बनो, फिर हट जाओ। एग्जैक्टली, वो बैलेंस करना बहुत जरूरी है, बैलेंस करके चलो। सही कहा आपने। और सो आई थिंक यस, अभी कॉलेज का जो मतलब पूरा प्रोसेस है नीट का, वो तो आपने सही तरीके से आपने चीज़ें बता दी है। अभी थोड़ा सा हम ये बात करते हैं कि व्हाट आर दी चैलेंजेस जो बच्चा अभी चाहे 11th में हो चाहे 12th में हो, वो कौन से ऐसे बड़े चैलेंजेस है जो फेस कर रहा होता है जब वो अपनी नीट की प्रिपरेशन में होता है आपके अकॉर्डिंग? सर देखो, मैं ना बच्चों से बात करती हूँ और मैं कुछ बच्चों के YouTube चैनल्स को भी फॉलो करती हूँ जिन्होंने अच्छे मेडिकल कॉलेजेस क्रैक किए। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हैं जो कि उस प्रोसेस में होते हैं। अब क्या है, मैं तो सेकंड हैंड एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि जो बच्चे कर रहे हैं, तो जो मुझे उनकी बातों से समझ में आया है, एक चीज़ वो जो बहुत ज़्यादा फेस करते हैं वो है स्कूल और ट्यूशन्स को बैलेंस करना। क्योंकि सर हर कोई ट्यूशन ले रहा है, कहने की बात है। सेल्फ स्टडी कितना बच्चा कर रहा है? सेल्फ स्टडी वो बच्चा कर रहा है जिसके पास ऑप्शन ही नहीं है। नहीं तो हर पेरेंट चाह रहा है कि भैया मेरे बच्चे को अच्छे से अच्छी कोचिंग मिले, मेरे बच्चे को अच्छे से अच्छे टीचर मिले, हर कोई ले रहा है। सो स्कूल और उसको बैलेंस करना। स्कूल में जाते हो तो आप ट्यूशन का काम करने की कोशिश करते हो, आपको स्कूल वाले लोग डांटते हैं कि तुम तो हमें कुछ समझते नहीं हो, तुम तो हमारी क्लास से नहीं लगा रहे, तुम तो ये कर रहे हो। और वो बेचारा पढ़ ही रहा होता है, बस वो नहीं पढ़ रहा होता जो टीचर पढ़ा रहा होता है।
आप ट्यूशन में जाते हो तो आपको वहाँ पे डांट पड़ती है कि भाई तुम तो स्कूल जाते हो, ये स्कूल वाले बच्चे आ गए हैं, इन्होंने ये नहीं किया हुआ, इन्होंने असाइनमेंट्स नहीं की हुई है। सो एक ये चीज़ में मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी, बेटा टाइम की बात है। जब आप अपना माइंडसेट ऐसा बना लोगे ना कि मुझे टाइम नहीं वेस्ट करना, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। जैसे आप स्कूल भी गए, अगर आपका कोई पीरियड फ्री है तो आपका बातें करने का मन करेगा दूसरे बच्चों से। सभी बच्चे बात करते हैं, बच्चे होते ही चुलबुले हैं, लेकिन थोड़ा सा डिसिप्लिन रखो और वहाँ पे काम शुरू कर दो। अगर कोई टीचर क्लास में मान लो खाली बैठे हैं, नहीं पढ़ा रहे, अपना काम शुरू कर दो। आपके पास पीटी पीरियड है, आपके पास लंच है, आपके पास टाइम है, अपना काम शुरू कर दो। घर जाके आप थोड़ा आराम कर लो, रेस्ट कर लो अगर आपके पास टाइम है तो, उसके बाद अपना काम शुरू कर दो। जितना कम टाइम वेस्ट करोगे और जितना अपने दिमाग को कम बहाने दोगे कि अरे मेरी तो जिंदगी बहुत खराब हो गई है, बताओ मैं यहाँ ट्यूशन जाता हूँ। पता है क्या होता है सर, एक फिनोमेना होता है जब बच्चे को लगता है कि वो बहुत पढ़ रहा है लेकिन वो पढ़ नहीं रहा होता। एक्चुअली उसका टाइम जा रहा होता है लेकिन वो पढ़ नहीं रहा होता। वो स्कूल जाता है, वो स्कूल में नहीं पढ़ रहा होता, ये सोच के कि मैं ट्यूशन में पढ़ूंगा। वो ट्यूशन जाता है, टाइम तो उसका ट्यूशन में जा रहा है लेकिन वो पढ़ नहीं रहा होता क्योंकि वो इतना थका हुआ है, उसको नींद आ रही है, उसको लग रहा है अरे मेरी तो ज़िंदगी बहुत परेशान हूँ मैं, तो मेरे तो स्कूल भी जाना ही जाना है। अरे नीट नहीं क्रैक होगा, फिर भी हमें लगता रहेगा कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। ऑनेस्ट होना पड़ता है, अपने साथ ऑनेस्ट होना पड़ता है। हमें सबको पता है कि हम क्या बंगलबाजियाँ कर रहे हैं, हमें सबको पता है कि हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। तो थोड़ा अपने साथ ऑनेस्ट हो जाओ, वो वाली चीज़। दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि बच्चे फेस करते हैं वो है बोर्ड्स और नीट का, क्योंकि बोर्ड्स आई थिंक मार्च में अराउंड बोर्ड्स होते हैं आपके, एंड मई में आपका नीट होता है। तो बच्चे इतने स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कि मैम बोर्ड्स का करें कि नीट का करें। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि बेटा बोर्ड से पहले तो बोर्ड्स का ही करो, ठीक है। जैसे मान लो बोर्ड्स में 1 महीना रह गया, क्योंकि वो भी तो पेपर में आना है, +2 का चीज़ भी तो पेपर में आना है। तो आप जब बोर्ड से थोड़ा पहले 1-2 महीना पहले आप बोर्ड्स पे फोकस करो, फिर बोर्ड्स के पास जो आपके बाद 1 महीना आपके पास बचेगा अप्रैल का, वो आप रिवीजन कर सकते हो वहाँ पे +1 का, ठीक है। एक और चीज़ मैं बच्चों को सजेस्ट करूँगी कि अपना +2 का सिलेबस थोड़ा जल्दी खत्म कर लो। जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी का सिलेबस +2 का कम है, +1 का ज़्यादा है, ठीक है। जैसे +2 में 16 चैप्टर आई थिंक, +1 में 22 चैप्टर है। सो और आसान है, +2 इज़ वेरी ईजी एज कम्पेयर टू +1 बायोलॉजी। तो उसको पहले निपटा लो, दिसंबर से पहले निपटा लो, ताकि एक स्ट्रेस हट जाए +2 वाला, ताकि तुम थोड़ा बहुत +1 पे फोकस कर सको। जनवरी में थोड़ा +1 पढ़ लो ताकि फेब में फिर +2 पढ़ सको दोबारा से। ये मुझे लगता है 2 चैलेंजेस आपने वो बिल्कुल सही कहा कि जो बच्चा ये सोच रहा है कि यार बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, कैसे करूँगा, तो एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि पढ़ रहा है पर वो नहीं पढ़ रहा है। जो पढ़ने वाला बच्चा है वो उसके दिमाग में ये आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मैं ऑन ट्रैक हूँ मैं, राइट। सर क्योंकि मैं भी तो ऐसे करती हूँ ना कि मुझे लगता है कभी-कभी कि मैं बहुत काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे जो पता है कि मतलब इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, इस पूरे प्रोसेस की प्रोडक्टिविटी बताओ मुझे क्या है, तो वो कुछ नहीं निकल के आती। फिर जब मैं थोड़ी ऑनेस्ट हो जाती हूँ कि यार ये तो नहीं चलेगा, फिर मैं थोड़ा प्रोडक्टिविटी ज़्यादा कर लेती हूँ। वैसे ही है। और ये पता है, ये टेंडेंसीज मैं तुम्हें बता रही हूँ, बचपन से डिसाइड हो जाती है तुम्हारी। 11वीं 12वीं में तुम जैसा अपना बना लोगे ना, आगे में तुम वैसे ही रहोगे। थोड़ा सा अभी से हार्ड वर्किंग और थोड़ा सा डिसिप्लिन और थोड़ा सा मैनेज करके चलोगे तो आगे जिंदगी आसान हो जाएगी कंपैरेटिवली। और मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो हम ये बार बार जो रिपीट कर रहे होते हैं, या फिर बच्चों को पता होता है कि भाई 20 लाख बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, तो इतना कंपटीशन है। तो असल में मुझे ये लगता है कि 20 लाख बच्चे का कंपटीशन नहीं है तुम्हारे साथ, तो उसमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो सीरियस भी नहीं है, जो कि मतलब बस देने के लिए दे रहे हैं। Exactly. वो सिर्फ दे रहे हैं, कम है उससे। सर मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन है ही नहीं है। आपके पास एक परफेक्शन का टारगेट है, एक सब्जेक्ट को परफेक्ट करने का टारगेट है, आपको अचीव करना। बाकी कुछ कंपटीशन क्या है, बाकी बच्चा क्या कर रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, उससे क्या फर्क पड़ता है। अब हमारे साथ क्या होता है, आसपास देख रहे हैं, अरे इसने तो ये पढ़ लिया, अरे इसने तो ये कर लिया, इससे क्या होगा, डिमोटिवेशन ही होगा। क्योंकि कुछ ना कोई ना कोई तो तुमसे बेटर कर ही रहा है तुम्हारे आसपास। तुम देखो, नजर घुमा के क्या करना है उससे। जितना अपने ऊपर फोकस हो जाओगे तो किसी का कंपटीशन है ही नहीं। तुम्हें एक सीट चाहिए, सीट है 1,07,000 सीट है, तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना। तुम्हें काम दिया गया है उसको तुम्हें परफेक्शन से करना है, उसको परफेक्ट करना है उस सब्जेक्ट को, तुम्हें और कुछ नहीं करना। तुम्हें नहीं देखना कि बाहर क्या बच्चा कितना पढ़ रहा है, क्योंकि वो भी वही गलतियां करता घूम रहा है जो कि एक नॉर्मल बच्चा करता है। कोई परफेक्ट नहीं है बेटा, कोई एक बच्चा नहीं है जो ये गलतियां कर रहा है, हर बच्चा यही गलतियां कर रहा है। तुम्हें सिर्फ अपना देखना है, जितना अपने पे फोकस हो जाओगे उतना ज्यादा रिजल्ट के पास पहुंच जाओगे। अब मैं एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ कि विच वन इज द बिगेस्ट, मतलब अगर मैं ऑनलाइन लर्निंग की बात करूँ
तो ऑनलाइन जो है ऑफलाइन के ऊपर कितना एडवांटेज कैरी करता है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दैट ऑनलाइन लर्निंग जो आज मिल रही है बच्चों को? सर ऑनलाइन जो स्टडीज है ना, डबल एज्ड स्वॉर्ड है, जस्ट लाइक ऑफलाइन। हर एक के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। देखो, ऑनलाइन ने एक ऐसा रेवोल्यूशन ला दिया कि मतलब एक बच्चा जो बिल्कुल सोच भी नहीं सकता था डॉक्टर बनने की, वो अब डॉक्टर बनने के सपने देख रहा है, डॉक्टर बन रहा है, और उन बच्चों से अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहा है जिसके जो 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया साल में अफोर्ड करके चल रहे हैं, जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स वाले। तो एक मुझे ये चीज़ बहुत बड़ी एडवांटेज ये लगती है ऑनलाइन की, पहली ये सस्ती है। और सर माने ना माने, जिसके पास पैसा होता है वही कहता है कि पैसा मैटर नहीं करता, जिसके पास नहीं होता उसको पता होता है कि पैसे की वैल्यू क्या है, कि एक 2000 के कोर्स में और एक 4000 के कोर्स में फ़र्क क्या है, और वो तो फिर छोड़ ही दो कि 1 लाख और 2 लाख में क्या है। ठीक है, तो एक तो पैसा जो है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों के लिए आज भी हमारे कंट्री में बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड हैं। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं अच्छा लगता कि वो कोचिंग्स जाएं, वो क्योंकि कोचिंग्स तो कोएड ही होती हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं कि नहीं, तुम लड़कियों वाले स्कूल में जाओ, तो वो कंफर्टेबल नहीं है कि तुम कोचिंग में बैठो रात को 8-8 बजे तक। तो उनके लिए एक ये बहुत प्यारा ऑप्शन है कि आप घर में बैठ के पढ़ लो। ठीक है, हालांकि मैं उस चीज़ के उसको सपोर्ट नहीं करती, रिस्ट्रिक्शन ऑफ विमेन को, बट अब है तो है, जो रियलिटी है वो है। देन तीसरा, बहुत सारे बच्चे रिमोट एरियाज में जो सोच भी नहीं सकते हैं किसी बड़े कोचिंग में, ना तो फाइनेंशियली सोच सकते हैं, ना फिजिकल डिस्टेंस देखो उनका, वो जहाँ पे रहते हैं। तो एक तो इसमें जियो का बहुत बड़ा योगदान है, मुझे लगता है, जो इन्होंने नेट सस्ता किया है। मतलब इसका फायदा और नुकसान दोनों है, लेकिन फायदा उठाना है उनके लिए बहुत है नुकसान के कंपैरिजन में। कोई बच्चा कहीं किसी गांव में बैठा हुआ हो, मैं आपको एक वो बताती हूँ, एक इंसिडेंट बताती हूँ। एक बार एक बच्चे का मुझे फ़ोन आया, कह रहा मैम आप ना क्लास ना रीशेड्यूल किया करो। तो पहले तो मुझे लगा कि क्यों ना किया करूँ भाई, मेरी मजबूरी होती है तब कर देती हूँ। तो वो बच्चा कह रहा है मैम मेरे गांव में इंटरनेट नहीं आता, मेरे चाचा रहते हैं साथ वाले गांव में, तो मैं आपकी क्लास से पहले चाचा के घर जाके बैठती हूँ एंड फिर वहाँ पे मेरा इंटरनेट चलता है, फिर मैं आपकी क्लास लेती हूँ। तो क्या होता है कि मैं पहले ही पहुँच जाती हूँ। तो अगर आप उसी इमीडिएट रीशेड्यूलिंग करते हो तो फिर मेरे को बहुत दिक्कत हो जाती है। देन आई रियलाइज्ड कि मतलब कितना बड़ा इम्पैक्ट है एक ऑनलाइन टीचर के एक एक्शन का कितने सारे बच्चों पे। मतलब रीच की बात ही कुछ अलग है। मैंने आई फेल्ट सो गिल्टी, देन आई सेड सॉरी टू हर एंड आई सेड कि मैं आगे से इमीडिएट रीशेड्यूलिंग नहीं करूँगी, अगर कोई प्रॉब्लम होगी मैं कोशिश करूँगी मैं पहले ही कर दूँ। सो एक ये रूरल वाली चीज़ हो गई। और सर टीचर्स के लिए तो है ही है सर, कहाँ हम लोगों ने ये सोचा था कि हम लोग एक बात बोलेंगे और 10 लाख बच्चा उस बात को जान पाएगा। सो इट्स सच अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। द ओनली नुकसान इज़ आपको सेल्फ डिसिप्लिन बहुत रखना पड़ता है। अगर आप फ़ोन चलाओगे तो आपके पास एक्सक्यूज़ है फ़ोन चलाने का। इस वक्त पढ़ने के साथ साथ आपके पास 10 चीज़ें और हैं, और वो इतनी खींचने वाली चीज़ें हैं कि आप खींच ही जाओगे इधर उधर। व्हाट्सएप चला लिया, इंस्टाग्राम चला लिया, ये चला लिया, वो चला लिया। तो उसमें आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। देन घर में बैठ के पढ़ना बहुत मुश्किल भी होता है कभी कभी, जब आप सिर्फ पूरा दिन आप अपनी मम्मी की शक्ल देख रहे हो, मम्मी से ही लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई, या आप बोरियत में ही आ गए, आपको लग रहा है ये घर की 4 दीवारी से कहाँ जाऊँ मैं। तो इसके लिए एक सोल्यूशन ये है, अगर आपके पास आसपास लाइब्रेरी है, आप लाइब्रेरी में बैठ जाइए। ठीक है, लाइब्रेरी में आपका शेड्यूल अच्छा बनेगा। घर में सारा दिन क्या होता है, नींद आती रहती है, भूख लगती रहती है, ये खा लो वो खा लो, एक्सक्यूजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कंफर्टेबल है ना घर ज़्यादा। ठीक है, तो इफ़ पॉसिबल गो टू लाइब्रेरी। बिल्कुल सही है कि जो बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, जो अपनी जिम्मेदारी खुद ले सकता है, क्योंकि इसमें अगर फ़ोन वो अपने साथ में रख रहा है तो वो क्या यूज़ कर रहा है वो उसी को पता है, पेरेंट्स भी नहीं जान पाएंगे। उसको ही पता है। हाँ सर, ये तो दोनों के लिए, बच्चों के लिए भी, टीचर्स के लिए भी है। हम अपनी वीडियो देखने लगती हूँ, मैं अपनी वीडियो देख लगती हूँ, अच्छा इस वीडियो पे बच्चों ने क्या कमेंट किया है, मैं कुछ और ही देखने लग जाती हूँ। कब से कब मैं कौन सी वीडियो पे चली जाती हूँ मुझे ही नहीं पता चलता। बहुत बढ़िया मैम, मुझे पर्सनली मुझे बहुत ये चीज़ अच्छी लगी, और मैं भी जो आपने बोला सेम चीज़ें ना दिमाग में चल रही होती है, और काफ़ी ऐसा लगा कि हमारे थॉट्स मिलते हैं। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप 9th-10th में हो तो अभी फ़िलहाल मेरे एंड से ये है कि आपको ये पता लग गया है कि हाँ ठीक है, आपको अगर नीट सेक्शन में या उसके थ्रू अगर आपको जाना है तो व्हाट इज़ द प्रोसेस।
पर अभी आप 9th-10th की पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। मेजॉरिटी टीचर्स का यही कहना होता है। और जो 11th-12th में बच्चे हैं, आपको मैम ने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो और इसके अलावा मैम का जो चैनल है, इन्होंने अभी मतलब वैसे तो इन्होंने ऑनलाइन में काफ़ी टाइम से काम किया हुआ है, किसी बहुत अच्छे कंपनियाँ जुड़ी हुई थी, अब ये इंडिपेंडेंटली कर रही हैं। और मैम आई थिंक 86,000 सब्सक्राइबर्स कुछ ही महीने में मैम के अभी पूरे हुए। कुछ ही महीने नहीं सर, 1 महीना भी नहीं हुआ अभी। मैं काम नहीं कर रही थी अपने चैनल पे। मैं जब मैं कंपनी के साथ एसोसिएटेड थी तो मतलब वी वर नॉट सपोज टू पुट कंटेंट ऑन आवर चैनल। तो मैंने बस ऐसे ही चैनल बना लिया था, उस पर कुछ ऐसे 20-30 हज़ार बच्चा जुड़ गया था, तो उस पर काम तो मैंने अभी शुरू किया है। अभी तो 1 महीना हुआ नहीं है। आप कर रहे हैं वो बहुत जल्दी अभी 100K हो जाएंगे, ठीक है, 15 दिन के अंदर होंगे। और फिर वो 1 मिलियन 10 मिलियन भी इस जर्नी में आ ही जाएगा जैसे आप कर रहे हो। तो आप ऐसे करते रहिए। और यस मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वंस अगेन थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। और आगे जो है हम ऐसा ही सेशन कुछ और टॉपिक के ऊपर मैं चाहूँगा कि कभी आप, ठीक है, आएँ और करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये एक्चुअली फर्स्ट टाइम ऐसा है जब किसी ने मुझे ऐसे बिठा के मेरा इंटरव्यू लिया हो। नहीं तो ये बातें मैं क्लास में ही बोलने की कोशिश करती रहती हूँ कि बच्चे कुछ सुन लें तो उनको कुछ आइडिया लग जाए। बीच बीच में ही घुसाती रहती हूँ टीचिंग के बीच में कि कोई तो सुन लेगा, कोई तो सुन लेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं ना सर जो मैं कहना चाहती थी, मैं उसको थोड़ा सा सम अप कर दूँ कि जो आप मैसेज पूछे थे, मुझे लगा आई कुडंट सम इट अप प्रॉपरली। मैं ये कहना चाहती थी बच्चों कि अगर तुम कोई चीज़ करना चाहते हो ना, तो उसका एक सही तरीका है। उस सही तरीके पे गाइड करने के लिए आपको लोग हैं, वो आपको बता देंगे कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। आप उसको फॉलो करो, ठीक है, ऑनेस्टली उसको फॉलो करो। अगर आप उसके बाद सिलेक्ट होते हो तो ये अच्छी बात है। अगर आप दोबारा ट्राई करना चाहते हो, मान लो आप सिलेक्ट नहीं होते, सही प्रोसीजर फॉलो करके आपको लगता है आप इंप्रूवमेंट्स कर सकते हो, आप दोबारा करना चाहते हो, आप दोबारा कर लो। लेकिन अगर आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि नहीं मुझे नहीं करना, मेरा नहीं हो रहा, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ हैज़ सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़। आपके पास कुछ ना कुछ और बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके लिए कुछ और लिखा होगा। आपने परेशान होकर एक ही चीज़ में फंसना नहीं है, ठीक है। लाइफ आगे बहुत ब्रॉड है। बहुत बढ़िया, ये कहना चाहती हूँ। थैंक यू वंस अगेन, और मिलते हैं फिर से अगले किसी सेशन में। ठीक है सर, बाय। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बाय। Download the app now.